पाकिस्तान को सबक सिखाने में क्या ज़्यादा प्रॉब्लम भारत के अंदर से आने वाली है? ये सवाल सबके दिमाग में चल रहा है क्योंकि एक के बाद एक प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हो रही है। कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कब होगा, कब होगा? मुझे लगता है झटका नहीं, पाकिस्तान है तो हलाल स्ट्रैटेजी चल रही है। धीरे, धीरे, धीरे कभी पानी रोक देना इंडस का, कभी पानी छोड़ देना इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर। तो वहां पे रिपोर्ट आई झेलम में लोग चल के जा पा रहे हैं, अब रिपोर्ट आई फ्लडिंग हो रही है, पर वो सब पाकिस्तान के खिलाफ है। भारत के अंदर जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो बहुत सारे तरह के आ रहे हैं। होम मिनिस्ट्री ने मॉक ड्रिल्स के आदेश दे दिए हैं, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग सिटीज में हो रही हैं, जिसमें ऑब्वियसली पुलिस का और हमारी बहुत सारी एसेंशियल सर्विसेज का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। उसके बारे में कुछ बात करेंगे। दूसरी, जो पाकिस्तान के अंदर एक न्यूज़ वायरल हुई पर वो चावल का एक दाना है कि 22 महिलाएं पाकिस्तानी सिटीजन्स यहाँ पे हैं और उनके लगभग 95 बच्चे हो चुके हैं, 500 का परिवार है, ग्रैंड किड्स मिला के। तीसरा, कई लोग इस समय ऐसे प्रोटेस्ट शुरू करने के चक्कर में हैं या कॉल्स दे रहे हैं, रेल रोको, हाईवे जाम करो, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। कोई भी आपकी लेजिटिमेट डिमांड है, कोर्ट जाइए, रिप्रेजेंटेशन दीजिए ब्यूरोक्रेसी को, या फिर उचित समय पे उचित प्रोटेस्ट कीजिए। इस समय जब देश जुड़ा हुआ है तो बहुत सारी बातें हैं और इंटरनल एस्पेक्ट्स को समझने के लिए डीजीपी विक्रम सिंह जी से अच्छा कोई व्यक्ति नहीं है। उन्होंने हर लेवल पे इंटरनल प्रोटेस्ट्स को कंट्रोल किया है। तो सर, आज भी आपकी विजडम चाहिए कि आप ये इंटरनल चैलेंजेस जो शुरू हो गए हैं, थोड़ा इस पे बताइए। एकदम से इतनी सारी 5-7 दिन सब यूनाइटेड थे, अब धीरे 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 अलग अलग जगहों से इंटरनल चैलेंजेस जो सुनने आ रहे हैं, क्या ये स्ट्रैटेजिकली ऑर्गेनाइज्ड चैलेंजेस हैं? शरण जी नमस्कार, जय हिंद। ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड है क्योंकि ऑर्केस्ट्रा के साउंड अलग अलग हैं, इंस्ट्रूमेंट अलग अलग हैं, लेकिन सिम्फनी एक ही है। और जो सिम्फनी एक है, भारत विरोधी और निर्वाचित सरकार विरोधी। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत विरोधी पहला जो केस आपने बताया, मुरादाबाद जिले का 22 महिलाएं लॉन्ग टर्म वीजा पे पाकिस्तान से आई। लॉन्ग टर्म वीजा, आज उनके 95 बच्चे हैं, 500 नाती पोते हैं। ये अगर जनसंख्या जिहाद नहीं है तो क्या है? लेकिन भाईचारा, गंगा जमुनी, अमन की आशा। और कहते क्या भारत को धर्मशाला बना दिया है? धर्मशाला वृंदावन में और काशी में मुझे मालूम है 1800 रुपए रोज रूम कमरे का मिलता है। यहाँ भारत तो ऐसी सराय है, चवन्नी देना नहीं और खून पीना बराबर। चवन्नी देना नहीं और खून पीना बराबर से, और गाली भी देना भारत को। पाकिस्तान के झंडे अगर सड़क पे है तो उसको उतारने वाली लड़की सहारनपुर में मिल जाती है, कर्नाटक में मिल जाती हैं, और ये कहती है कि हमारे दिल में पाकिस्तान धड़क रहा है। हमें संविधान पे विश्वास नहीं है। तो अगर संविधान पे विश्वास नहीं है तो मैं तो चाहूंगा पुलिस एक रजिस्टर बना ले। पहले लापता पाक नागरिक रजिस्टर हर थाने में होता था। अब भंडारी जी मैं चाहूंगा अच्छा। एक इस तरीके का रजिस्टर बन जाए कि लापता पाक नागरिक भाग एक, भाग दो, जिनको संविधान पे विश्वास नहीं है, जिनको जिनको दिल में पाकिस्तान का दिल धड़कता है, तो उनको चाहे कि ये आपको देखिए, आप लोग हलाल की चीज खाने के आदी हैं, और हलाल का विलोम क्या मैं जबान पे लाऊंगा नहीं वो लफ्ज, वो आपको ग्रहण करना वो आपके लिए गुनाह है। तो अगर आप जानते हैं कि ये संविधान से आपको विश्वास नहीं है, तो असंवैधानिक आपको फिर उसके जो सुविधाएं हैं, चिकित्सा है, जनधन योजना है, फ्री राशन है, फ्री चिकित्सा है, उससे आप परहेज कीजिए, क्योंकि वो हलाल नहीं है आपके लिए, क्योंकि आप संविधान नहीं मानते हैं। अब संविधान नहीं मानते, दिल में पाकिस्तान धड़कता है, तो देश को भी इनका लेखा जोखा करके दिल में पाकिस्तान धड़कता है तो पाकिस्तान जाए, यहाँ शोभा न बढ़ाए, हमारी छाती पे मूंग दलने की जहमत न फरमाए। ये तो हो गया इनका जो मैंने बताया कि 22 महिलाएं आई जिनके दिल में पाकिस्तान धड़क रहा है, जिनके ये कहना कि हम संविधान को नहीं मानते हैं। अब हम बात इस पे आ जाते हैं कि जो लोग कहते हैं कि हम सड़कें तोड़ देंगे। मैंने ये बहुत देखा, सड़कें अगर तोड़ी आपने, या आपने हाई टेंशन वायर काटने की कोशिश की, या आपने रेल रोड उखाड़ने की कोशिश की, कोशिश कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि कुछ ऐसे सिर फिरे कोशिश कर भी सकते हैं। क्या आपको मालूम है कि रासुका के उपधारा 3 के अंतर्गत एसेंशियल सर्विसेज, ये सब एसेंशियल सर्विसेज मैंने गिनाई है, हुँ। अगर आपने हाथ लगाया तो आप जाएंगे लंबा। आप जाएंगे लंबा, और एनएसए के साथ साथ लगेगा यूएपीए। और ऐसे मौकों पे इश्करत जी ये भी शासन से आदेश मिल जाते हैं, शूट एट साइट। ये आपने सुना नहीं कि भगवान न करे ओह! वो दिन दोबारा देखना पड़े, लेकिन अगर आप हमारी हुँ। लाइफ लाइन, देश की लाइफ लाइन को आपको प्रभावित करेंगे,
तो ऐसे ओकेजन पहले भी आए थे 71 65 में। शूट टू किल के आदेश होते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि 72 हूरों के पास आप फौरन से पेशतर पहुंच जाए वक्त से पहले और उम्मीद से ज्यादा। तो ऐसा कोई जहमत न कीजिएगा। तंदुरुस्ती हजार नियामत, जिंदा रहे, सलामत रहे, देश के साथ रहे। चलिए, और आप बहुत अगर इंपॉर्टेंट ऐसा बात बता रहे हैं, क्योंकि ये लोगों को जानना भी चाहिए कि जो पुलिसिंग में अगर आप ऐसे समय पे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्शन करते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को बेवकूफ बना के उत्तेजित कर दिया जाता है कि आ जाओ जी, सड़क पे आ जाओ, प्रोटेस्ट कर दो। तो उसको आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि गलत समय पे अगर आप बेफालतू में कोई लोग बिला फुसला के बेवकूफ बना के या पैसे दे के जो भी रीजन से आपसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे या कुछ ऐसा करवाएंगे, तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हेवी हो सकती हैं। आपको पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो डिफेंस जो हम कहते हैं, तो ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि इस समय क्रिटिकल टाइम है। ऑर्डिनरी बात नहीं है कि रोज पीएमओ में, रोज प्राइम मिनिस्टर, एनएसए, सर्विस चीफ्स सबसे मिल रहे हैं, होम मिनिस्टर अपनी पैरेलल मीटिंग्स कर रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर अपनी कर रहे हैं। पर सर, एक सवाल जो मेरे दिमाग में है और उत्तर प्रदेश के संबंधित भी है, कि हमने एक बहुत डिसाइसिव स्टेप लिया, जो एक स्ट्रैटेजिक स्टेप है इंडस वाटर ट्रीटी पे, जहाँ पे कभी पानी रोको, कभी पानी तेज करो। और मैं सर इस पे एक वीडियो चलाना चाहता हूँ, उसके बाद आपसे मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि वहां का ही एक व्यक्ति कह रहा है कि हमने रामसू कभी। शर्मा, अखनूर सेक्टर। आज दरिया चनाव पर मैं जहां पहुंचा हूं, मैंने देखा कि मेरी 75 साल आयु हो गई है और पहली बार देखा है कि दरिया चनाव का पानी भी बंद हो सकता है। जैसे मोदी जी ने जो फैसला किया है, उस फैसले का मैं बहुत उनका धन्यवाद करता हूं और हैरान हूं कि इतना तेज बहाव दरिया चनाव के अंदर होता था, लेकिन आज पूरा पानी बंद हो गया है। 1.5 या 2 फुट पानी है। मुझे उम्मीद है कि हो सकता है 2 घंटे। सर, पर इसके ऊपर नरेश टिकैत की उत्तर प्रदेश में स्टेटमेंट आती है कि ये गलत कर दिया है आपने, कि आप ये ऐसे पानी मत रोकिए। हम सो कॉल्ड वहां पे पाकिस्तानियों के साथ हैं, उनके हम समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि वो भी किसान है, किसान बोल के समर्थन हो रहा है। तो सर, ये क्या मानसिकता है या इसके पीछे क्या गेम है? थोड़ा उस पे सर अगर आप प्रकाश डालें। ये सस्ती लोकप्रियता है इश्करन जी, इससे ज्यादा घटिया राजनीति का स्तर हो नहीं सकता है। हॉस्टाइल देश का किसान आपका कैसे हो सकता है, ये हमें बता दें। जो पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के लिए गल्ला उगा रहा है, वो आपका सगा कैसे होता है? आपके सगे हम लोग हैं, भारतीय हैं, जो हिंदुस्तान में रहते हैं, जो संविधान पे विश्वास रखते हैं, जो भारत माता की जय और वंदे मातरम कहते हैं। जो हमारे खून का प्यासा है, उसके प्रति सहानुभूति कैसी? ये सस्ती और छोटी राजनीति है। किसान बिरादरी को ये समझते हैं किसान के बहुत बड़े नेता हो जाएंगे। इनको ये नहीं मालूम कि आज तक आईएसआई ने, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान ने जिसको गले में लगाया, उसके पीठ में खंजर भोंका। वो चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हो या और कोई हो। अभी 27 लोगों की कुर्बानी देने के बाद अभी आप नहीं चेते, और आप अपनी जो है किसान राजनीति कर रहे हैं। किसान भारत का है, हमारा अन्नदाता है, वो परम पूज्य है। लेकिन पाकिस्तान के किसान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और पाकिस्तान का क्या वही है कि जो सांप के लिए दूध तैयार कर रहा है, वो जैसे सांप हमारा दुश्मन है, सांप के लिए दूध तैयार कर रहा है, वो भी हमारा दुश्मन है। सर, पर ये हमारे में क्या कमी है? पाकिस्तानी कई क्लिप्स अब ट्विटर पे बहुत वायरल हैं। एक वहां के सबसे बड़ा एंकर, कोई 4 या 5 मिलियन सब्सक्राइबर वाला, तो बिग जर्नलिस्ट, पेडिग्रीड जर्नलिस्ट, वो कहता है माले गनीमत, माले कॉन्सेप्ट है, और मुझे बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस को, आई डोंट वांट टू यूज दोस वर्ड्स, बट इफेक्टिवली स्लेव्स बनाना है, और जो फिर उनके साथ आईसिस करता है वो करना है। हंसता हुआ दूसरा पूछता है कौन सी आपकी लिस्ट में टॉप है, फिर वो उस पे जाता है। तो उनके बिग प्राइम टाइम चैनल्स के प्राइम टाइम एंकर्स का माइंडसेट ऑन इंडिया ये है, और यहाँ पे हम बैठ के उनको पानी देने की बात कर रहे हैं। देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो सबसे पहले परमात्मा बुद्धि और विवेक छीन लेता है। इन लोगों का दरअसल विवेक कभी था ही नहीं। इन लोगों की बातें अगर आप सुन लीजिए, हॉस्टाइल कंट्री, एनिमी कंट्री के किसी के प्रति सहानुभूति कैसे? आपने जो शर्मनाक बातें बताई पाकिस्तान के यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स की, हमारे हीरोइंस के बारे में, और हमारी हीरोइंस ने कौन से जो है प्रतिभा के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, उन्होंने तो इनसे भी ज्यादा मूर्खतापूर्ण बातें की हैं। पाकिस्तान प्रेम आपका पहलगाम हो गया। ये बताएं, मैं जानना चाहूंगा कि हमारे हीरोइंस, हमारे हीरोइंस, हमारे नायक महानायक जूठन बटोरने वाले हॉलीवुड के, बॉलीवुड के, किसी के मुंह में दही निकला प्रियंका चोपड़ा वगैरह के? या सिर्फ वही का माल खा करके जो है चर्बी बढ़ा रहे हैं अपनी? इश्करन जी,
देश अब कुछ कुर्बानी चाहता है, जवाब चाहता है। या तो आप भारत की तरफ है, अब भारत की तरफ नहीं है, आप किसी की तरफ रहकर भारत का विरोध करने का कष्ट किया, तो भारत की वैभव संपदा और प्रेम से आज आपको मुकाम मिला है। उसको हल्के में मत लीजिए। अगर इतना ही प्रेम है, आपकी जिस दिन फिल्में बैन हो जाएंगी ना भारत में, आपके दाने दाने के हो जाएंगे मोहताज, सबकी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी अटैच। और कहीं जिस दिन लिंक निकल आया दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील से आपका, मैं तो कहूंगा इसकी जांच होनी चाहिए। जितने बड़े फिल्म तारे नायक है और नायक का परिवार है, लिंक्स देखने की इनके कितने लिंक्स दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील और गैंगस्टर्स के साथ अगर हैं, ये सारी संपत्ति बैंक अकाउंट फ्रीज होने चाहिए और राष्ट्रीय संपत्ति घोषित होनी चाहिए। इस उदार देश के धैर्य का परीक्षण न करें, क्योंकि इस उदार देश ने अगर अपनी नजरें टेढ़ी कर ली तो शंकर का तीसरा नेत्र हो जाएगा, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पाकिस्तान प्रेम और ये जिस तरीके के ये उनके पीछे पाइड पाइपर फैमिली की तरह बिल्कुल एक तरीके से सम्मोहित होकर के ये जो इनकी एक भाव भंगिमा है, ये मूर्छा की स्थिति अगर नहीं टूटी तो हमारे आपकी सेहत पे तो असर नहीं पड़ेगा। इनकी बर्बादी की दास्तान मुझे साफ आगे दिखाई पड़ रही है इश्करन जी। सर, ऑपरचून टाइम पे ये जब बोलते हैं तो हमेशा वही एक एजेंडा निकलता है जहां पे आप पाकिस्तान समर्थन में निकल जाते हैं। मुझे आमिर खान की स्टेटमेंट याद है सर, 15-16 की थी कि भारत में इंटॉलरेंस बहुत बढ़ गया है, डिजास्ट्रस है, माय वाइफ डज नॉट फील सेफ टू लिव इन इंडिया। अरे अब इंडिया में अरबपति करोड़पति बने हैं, आपको इतनी ऑडियंस मिली है, इतने लोगों ने देखा है, सबने प्यार दिया है। अगर ऐसा 0.1% भी होता तो आपको मूवी नहीं मिलती इतने बड़े स्टार बनने की, तो आप बात छोड़िए। और एक लंबी लिस्ट है। पर जब आपको मौका मिला, आपने क्या बोला? इंडिया इंटॉलरेंट है, क्योंकि उस समय एक इंटॉलरेंस एजेंडा चल रहा था कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म होने जा रही है। वो एस्टैब्लिश हो नहीं पाया, कोशिश पूरी थी। पर जब पाकिस्तान की बात आई और पाकिस्तान चुन चुन के धर्म पूछ के वहां से आए हुए टूरिस्टों को खत्म कर रहा है, तब किसी को इंटॉलरेंट नहीं लगा। और किसी को नहीं लगा कि अगर यहाँ पे आप इतने बड़े स्टार होके सेफ नहीं है, तो पाकिस्तानी सिटीजन्स भारत में क्यों रहना चाहते हैं? पाकिस्तानी मुस्लिम भारत में आके क्यों रहना चाहते हैं? क्यों रो रहे हैं कि सिम्पथी कार्ड खेल रहे हैं कि अरे भैया मेरी एक एज हो गई है, मेरा बच्चा है, मैं बीमार हूं, मेरी लाइफ यहाँ पे है, मैं वहां जाके क्या करूंगा? तो सर, ये जो इतनी ब्लेटेंट हिपोक्रेसी है, और अब आप कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं देते। 2-4 ने दी है तो बहुत वेग घुमा फिरा के स्टेटमेंट दी है। तो ये सर एज अ माइंडसेट, बिकॉज आपने ऑब्जर्व किया है, व्हाट इज दिस माइंडसेट कि हम दुश्मन को दुश्मन नहीं समझ पाते, जो भी अपने छोटा मोटा राजनीतिक लाभ है उसके लिए बोल देते हैं कि पाकिस्तान के किसान के साथ हो जाओ, स्कूल टीचर के साथ हो जाओ, सिविल सोसाइटी के साथ हो जाओ, वर्ड्स बदलते रहते हैं, बेसिकली पाकिस्तान का समर्थन कर दो। आपने जिनका नाम लिया आमिर खान का, ये अमन की आशा के, और जब कभी दुबई में क्रिकेट मैच होगा पाकिस्तान इंडिया का, दे आर द कंफर्म्ड फर्स्ट लाइनर्स इन ऑल इंडो पाक मैचेस एंड ऑफन सीन cheering for the Pakistani team. Think that it's a game of cricket, any good shot needs to be cheered. What nonsense. और एक और हमारे हीरो थे, मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छे बड़े एक्टर हैं हिंदुस्तान के, अब सीनियर एक्टर हैं, एक दफा किसी शो में कह रहे थे भारत हमारी माँ है, सुनिएगा गौर से, भारत हमारी माँ है लेकिन पाकिस्तान हमारी मासी है। वाह वाह वाह, इतना प्रेम, ये प्रागट्य बने, ऐसा अंधेर और नमक हलाली की मिसाल। मैं नमक हलाली जान के कह रहा हूं कि पाकिस्तान आपकी मासी कब से हो गई? इतनी ज्यादा जो रिश्ता निभा रहे हैं आपने सही कहा। हिंदुस्तान आना है तो छाती पे मूंग दलना है, भारत को बिल्कुल एक तरीके के बिना पैसे के एटीएम मशीन बनाना है, और हमें सराय जिसमें हमें पैसा न देना पड़े। दूसरी चीज, सुविधा पूरी लेनी है, फ्री राशन, फ्री इलाज, फ्री हमको जो भी जनधन योजना है, फ्री उज्ज्वला योजना है, फ्री गैस सिलेंडर है, उसमें कोई हराम और हलाल नहीं होगा। लेकिन वैसे अगर होगा तो हराम और हलाल होगा। आमिर खान की पिक्चरें देख लें, अगर आमिर खान की पिक्चरें देख लें, उसका एक टूल किट है। आमिर खान हैज ऑलवेज वर्कड ऑन अ टूल किट। आई रिपीट, ही हैज वर्कड ऑन अ टूल किट। एंटी सनातन की जो पिक्चर आती है, एक जो भी पिक्चर आएगी उसमें दिखा देंगे एक सरदार जो है भीख मांग रहा है। मैंने तो जिंदगी में कभी नहीं देखा किसी सरदार को भीख मांगते, न मैंने सुना कोई सरदार भीख मांग रहा है। लेकिन उन्होंने सरदार को भीख मांगते हुए हिंदुओं को कलुष, पतित, द्रोही और एक चरित्रहीन, और हाँ बाकी उनके जो मजहब के हैं उनसे ज्यादा महामानव और भगवान का रचा हुआ तो कोई न था, है न होगा। आमिर खान बहुत बड़े आर्टिस्ट की पोस्ट बने हैं। इनसे ये कहिए कि जा करके एक बार अफगानिस्तान, सीरिया, जरा इस कंट्रीज में जा करके वीकेंड बना करके आ जाएं,
घुटने कांपने लगेंगे। ये सारी उदारता और सारा जो इनको जो है ना, जो इनको डर है, इनको मालूम नहीं डर क्या है। ये करोड़ों अरबों खरबों रुपए कमा करके मल्टीपल शादी और मल्टीपल प्रेम प्रसंग कर रहे हो और कह रहे हो असुरक्षित हो। भाई अगर तुम असुरक्षित हो ईश्वरन जी, मैं चाहूंगा मैं भी तुम्हारी तरह असुरक्षित हो जाऊं। हड्डी जलाने के बाद कुछ मैं मिल रहा नहीं इधर उधर, और तुम असुरक्षित हो के अरब खरबपति हो, 5-5 पत्नियां हैं, अट्टालिकाएं हैं, गाड़ियां हैं, लिमोजीन्स हैं, अब तुम असुरक्षित हो। वाह रे सुरक्षा, इसी को कहते हैं जिस थाली में खाते हो उसी में छेद कर रहे हो तुम। अच्छा कि आपने और एक्सपोज सर कर दिया फिल्म हाँ, इंडस्ट्री को। ये विक्टिम है सर। मैं थोड़ा मॉक ड्रिल पे आना चाहता हूँ क्योंकि वो हर सिटीजन के लिए अब इम्पोर्टेंट होने जा रही है। मेरी मेमोरी में नहीं है कि कब लास्ट ऐसे मॉक ड्रिल ऑर्डर हुई हो। कुछ उसके अंदर जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो बता रहे हैं कि सेट इफेक्टिवनेस देखी जाएगी एयर रेड वार्निंग सिस्टम्स की, हॉटलाइन और रेडियो कम्युनिकेशन के लिंक्स को चेक किया जा रहा है, कंट्रोल रूम्स और शैडो रूम्स की फंक्शनैलिटी को चेक किया जा रहा है। चौथा पॉइंट सर इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग ऑफ सिविलियंस including students on civil defense aspects to protect themselves in the event of a hostile attack। पांचवा, क्रैश ब्लैकआउट मेजर्स क्या हैं। अब सर इंटरनेट जनरेटर का जमाना है, उस समय शायद 71 में तो नहीं था, अब तो उसमें क्या किया जाएगा। implementing early camouflage of key installations, verifying the working response of civil defense service, assessing the preparedness of evacuation plans and their execution। So एक लंबी लिस्ट है सर, प्रोबेबली इसमें बढ़ेगा भी, ऐड भी होगा, नए मेजर्स भी आएंगे। तो सर ये ऐसी एडवाइजरी कर रहे हैं तो इट अपेयर्स कि वी आर गोइंग फॉर अ मेजर एक्शन जहां पे it will not be army fighting or armed forces fighting armed forces, but it would be a nation in action and there would be some retaliation। दूसरे को कमजोर नहीं समझना चाहिए, उसका तो एग्जिस्टेंस ही ये है। कुछ टर्की का भी सपोर्ट है, चाइना का रोल क्या आएगा कितना रहेगा वो है। तो अपेयर्स होम मिनिस्ट्री इज अवेयर के ये थोड़ा लिमिटेड नहीं, ब्रॉडन्ड एस्पेक्ट में भी हो सकता है सर। बिल्कुल हो सकता है। आपने जो ओपनिंग रिमार्क्स में, POK इज नो लॉन्गर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इट इज चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान ने बिल्कुल ही अपने जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है और मच ऑफ पाकिस्तान इज मॉर्गेज टू चाइना नाउ। तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक चाइनीज टेरिटरी। तो चाइना का सपोर्ट तो है ही है, टर्की का भी है। टर्की इज हमारे सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन चाइना इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। और आपने जो मॉक ड्रिल कल बात बताई है, ये इट इज समथिंग वेरी रूटीन। I have seen the 71 mock drills and the operations. I have seen the 65 as a student of class 9, class 10 in 65, and as a student of MSc in 71. And both of them are very routine. And as they say that for any mock drill, repetition, internalization, and habit. Repetition, internalization, and habit. Everything जो हम आप करें, इतना ज्यादा कर लें कि वो एक आदत में शुमार हो जाए और त्रुटि विहीन, फॉल्ट फ्री, एरर फ्री इंप्लीमेंटेशन हो जाए। ये जो 8 पॉइंट आपने बताए हैं बेसिकली सिविक सिक्योरिटी के लिए है, एम्पावरमेंट ऑफ द सिटीजंस है, स्टूडेंट और पब्लिक पार्टिसिपेशन है। और इसमें ये कहना गलत है कि सिर्फ सिविल डिफेंस, होमगार्ड, पैरामिलिट्री, SDRF और NDRF इन्वॉल्व है। इसमें शासन के प्रत्येक वंग, चाहे जल विभाग हो, विद्युत विभाग हो, चिकित्सा विभाग हो, फायर सर्विस हो, पुलिस हो, सभी इन्वॉल्व है। और यहां तक कि पुलिस एक्ट में जो प्राविधान है स्पेशल पुलिस ऑफिसर नियुक्त करने का, उसके अंतर्गत विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, जिससे कि ऐसे मौकों पर जो अफवाह रूमर मंगरिंग है, जो खास सूचनाएं हैं, मुफीद जानकारी है, वो शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए। उस जमाने में 71 में व्हाट्सएप और मोबाइल टेलीफोनी नहीं था। आपने देखा होगा इन 8 पॉइंट पे कम्युनिकेशन नेटवर्क, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक के और स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स, स्टेशन ऑफिसर्स, फायर सर्विस ऑफिसर्स, उनके ग्रुप बना ले। कहीं इमरजेंसी आती है तो उसका कम्युनिकेशन चैनल बना रहे और सूचना पहुंचाने में, प्राप्त करने में समय न लगे। और इसके लिए ये जरूरी है कि ट्रेंड जो लोग हैं वो ट्रेन करें जनता को किस चीज में। सायरन की आवाज, सायरन हम लोग सामान्यतः नहीं सुनते हैं, एकदम से अगर सायरन बजेगा तो एक दहशत और पैनिक का वातावरण होता है। और जब कभी हम सायरन के सुनने के आदी हो जाते हैं तो सायरन की जब आवाज आती है तो हमको क्या, हमारे रिफ्लेक्सेस होने चाहिए, क्या प्राथमिकताएं होने चाहिए। हमें अपने पास ऐसी अवस्था में पीने का पानी, जो लोग दवा खाते हैं वो दवाएं, वांछित जो बेसिक होता है 2-4 बिस्किट्स के पैकेट और आदि अपने पास रख लें। क्योंकि जब सायरन बजेगा तो ब्लैकआउट होगा, घर की बत्ती तो बंद होगी ही। आप अपने यहाँ अगर शीशे लगाते सारी बिजली ऑफ करनी होगी। सड़क पे अगर हम चल रहे हैं, कार की लाइट्स ऑफ करके हमें अगर रुकना है या कहीं किनारे करना है
ये सुनिश्चित करना। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि कहीं भी प्रकाश का आर्टिफिशियल सोर्स से हमें प्रकाश नहीं, जो चांद की रोशनी है या जो रोशनी उपलब्ध है, हमें जब तक ब्लैकआउट रहता है उसी से काम चलाना है, क्योंकि जो भी प्रकाश अवांछित आर्टिफिशियल सोर्स से, बल्ब से, टॉर्च से, कार लाइट से जाता है, वो दुश्मन के जहाजों को सूचना देता है हमारी मौजूदगी के बारे में, और वो आत्मघाती होगा। इसी तरीके से अगर घायल अवस्था होती है, आग लगती है, तो उस घटना में हमें क्या करना है। बहुखंडी ये जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स है, इवैक्यूएशन प्लान्स क्या हैं, शेल्टर हमारे कहाँ पर हैं, एयर रेड प्रिकॉशंस क्या हैं जिसको हम ARP कहते हैं। इन तमाम चीजों का पूर्वाभ्यास तब तक जरूरी है जब तक एक एक चीज मश्क न हो जाए, बिल्कुल आदत में शुमार न हो जाए, जिसको कहते हैं आपकी सिखलाई में फौज गई होता, जब तक आपकी आदत में शुमार न हो जाए। तो रेपिटेशन, इंटरनलाइजेशन एंड हैबिट, इन 3 स्टेजेस में इसीलिए मॉक ड्रिल होती है, इसीलिए कहते हैं मॉक एंड ड्रिल। कोई पैनिक की जरूरत नहीं है, पूर्वाभ्यास जरूरी है, और जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम तैयार रहेंगे किसी इमरजेंसी के आने पर। सर बहुत देर से बात चल रही है, ये 2.5 फ्रंट वॉर होने जा रही है। 0.5 पे सबका उस समय से ध्यान है, हमने उसके कुछ एस्पेक्ट्स पकड़े, पर 0.5 के अंदर जैसे हमने पिछली कॉन्वर्सेशन में बोला, बहुत बाहुबली नेताज का कॉन्सेप्ट है भारत में। और बाहुबली नेताज के जब स्मगलिंग रिंग्स हैं, हर तरह के इंटरनेशनल लिंक्स हैं जिसमें मिडल ईस्ट बहुत मिलते हैं, विमेन, वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रग्स एक्सेट्रा मिक्स्ड हैं। तो एक तरह से 0.5 में एक एस्पेक्ट इन बाहुबलियों का पॉलिटिक्स में होना भी है, और वो स्टेटमेंट्स भी आएंगी। तो सर कितना इक्विप्ड हैं हम टू डील विद द 0.5 चैलेंज एज थिंग्स स्टैंड टुडे इन अ डेमोक्रेसी, इन अ फंक्शनिंग सिस्टम जहां पे किसी को डिपोर्ट करना भी एक बड़ा चैलेंज है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में सर कितने इक्विप्ड दिख रहे हैं हमें हम? भंडारी जी, अब इसको मैं 0.5 नहीं कहूंगा, अब इसमें कहूंगा 0.9। तो 2.9 हो गया, जो ग्रेविटी है और जो खतरा है अब 2.5 नहीं 2.9 हो गया है। कैसे, आप समझिए कि अब इनकी संख्या बांग्लादेशियों की अगर है, अगर ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन जो 1 पैसा टैक्स नहीं देती है लेकिन खाती पीती हमारी छाती पे गुणगान करती है पाकिस्तान का। लेकिन अगर जिस तरीके से यहाँ पर अंधेर कट रहा है, नेताओं की बात की, अच्छा है कि आपने वो युग नहीं देखा, हाजी मस्तान, करीम लला, एजाज लकड़ावाला, ये सब खत्म हो गए। उत्तर प्रदेश में अगर आपने देखा हो नेक्सस, अतीक, अशरफ, मुख्तार, और बिहार के शहाबुद्दीन, एक पूरा नेक्सस बना हुआ था ISI के सपोर्ट में और नकली नोट चलाने वालों के, वो टूट गया। हाँ, लेकिन नोट, लेकिन जो तो पाकिस्तान का नकली नोट नकली भी सर नोट जो है, ये पूरा चल रहा था, तो ये पूरा क्या थोड़ा इस पे बताएंगे आपके, क्या ये पूरा ऑपरेशन था और किस तरह पाकिस्तानी करेंसी हमने पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, बट यू हैव सीन इट? मैं एक लाइन में बता देता हूं आपको। जब हमारी नासिक प्रेस की, गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रेस की मशीनें नीलाम हुई, दुर्भाग्य से उसको अब्दुल करीम तरीगी ने नीलाम में खरीदा। सुनिए, अब्दुल करीम तरीगी ने खरीदा और यहां पर उसने छापा खाना बनाया। पाकिस्तान ने बहावलपुर में नोट छापने की मशीन बनाई, और जर्मनी में जो हमारे डाइस थे वही इंपोर्ट करके उनको ले जाकर के प्योरीफाई करके और अपने तरीके से उस मशीन को कैनिबलाइज करके अपने लगा करके हूबहू वही। अब लोग नहीं जानते नोटबंदी ने नकली नोट की कमर तोड़ दी। लेकिन ऑल अलोंग द इंडो नेपाल बॉर्डर पाकिस्तान में एक बैंक है, राष्ट्रीय बैंक, और पाकिस्तान में है हबीब बैंक और नेपाल में है राष्ट्रीय बैंक। दोनों के विलय से एक बैंक बना जिसका नाम रखा हिमालयन बैंक। हिमालयन बैंक की सारी ब्रांचेस इंडो नेपाल बॉर्डर पे हैं। उसका एक ही उद्देश्य था, नकली नोट प्राप्त करें और भारत की इकोनॉमी में इंजेक्ट करें। आप देख रहे, हबीब बैंक इज अकिन टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज इन इंडिया। तो हबीब बैंक ने इनके साथ पार्टनर किया, राष्ट्रीय बैंक नेपाल से, और हिमालयन बैंक का एक ही पर्पस था, क्योंकि ये अननेचुरल ग्रोथ ऑफ द हिमालयन बैंक ऑल अराउंड द बॉर्डर। और जो पकड़े गए, जो हम लोगों ने एक्शन किया, तो सारा खेल इंट्रोगेशन में यही आया कि इस बैंक का बहुत बड़ा रोल था। और इन लोगों ने मदरसे, मस्जिदें, ये कमांड सेंटर, मैं इनको मदरसा मस्जिद नहीं कहता, ये कमांड सेंटर है। 500 बांग्लादेशी आ गए, ये अहले हदीस के आ गए, वॉलंटियर्स आ गए, ये इज्तिमा कराने के बहाने, और उनको अब कहाँ कहाँ जाना है, पैसे कहाँ देने हैं, डॉक्यूमेंट्स कहाँ देने हैं, इन कमांड सेंटर्स, कॉल इट सिनोनिमस टू मदरसा और मस्जिद, वहां पे इनको डॉक्यूमेंट्स मिल गए। अब इसके बाद आता है, अब आपने कहा इनको डिपोर्ट हम नहीं कर सकते, लेकिन भंडारी जी इतना तुम कर सकते हैं कि जो जिनके दिल में पाकिस्तान धड़क रहा है, जो संविधान नहीं मानते हैं, जिनके पास NRC के चलते पेपर्स नहीं, उनके वोटिंग राइट्स खत्म कर दें, उनके राइट टू एम्प्लॉयमेंट खत्म कर दें, उनकी सिटीजनशिप राइट्स खत्म कर दें, उनके आधार और पैन कार्ड खत्म कर दें, और वोटिंग राइट्स खत्म कर दें। आप देखेंगे जो इनको पाल के गोद में बैठा है, 4 लात मार के कह देंगे बाहर।
तो इनके पास वोटिंग राइट जिस दिन आप खत्म कर देंगे, भारत और समाज के ऊपर, भारत के ऊपर बहुत बड़ी कृपा होगी। और मैं चाहूंगा ये आपसे, भी मेरा निवेदन ये होगा। ये भी जी, हो सकता है सर, ये जैसे बहुत देशों में है कि अगर आप नॉन सिटीजन्स को एम्प्लॉय कर रहे हैं, इलीगल एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, तो एम्प्लॉयर पे भी पिनल कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं। तो होना वो चाहिए, सब बिल्कुल होना प्रावधान चाहिए। वी हैव टू गो फॉर दैट बेसिक जो वेरिफिकेशन है। अगर आपका नॉन सिटीजन है, इलीगली यहाँ पे आया हुआ है, तो कहीं से तो नौकरी करनी है, चाहे छोटी हो बड़ी हो, तो एम्प्लॉयर पे भी कॉन्सिक्वेंसेज आ सकते हैं ऐसे लोगों को एम्प्लॉय करने के। उसी से आपकी आधी वेरिफिकेशन तो उसी से क्लियर हो जाएगी। आना चाहिए। आप याद करें, आप जो नारे उठे थे पश्चिम बंगाल से, हम कागज नहीं दिखाएंगे, शाहीन बाग में हम कागज नहीं दिखाएंगे। अरे जब चोर की दाढ़ी में तिनका, दाढ़ी में तिनका क्या, तुम्हारी दाढ़ में तो, तुम्हारी दाढ़ी में झाड़ ही झाड़ है, चुट्टापना छुपा हुआ था, वरना कागज क्यों नहीं दिखाते आप? जब ये आप खुल के कह रहे हैं कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, इसका अभिप्राय ईश्वरन जी यही था कि आप नहीं दिखाएं क्योंकि आपके पास कागज है ही नहीं। जब कागज नहीं है तो ओनर्स ऑफ द प्रूफ लाइज ऑन यू। और हम कोई हाईकोर्ट जज थोड़ी बैठे हर चीज की जांच करें। Unless you have adequate identity papers, you will not get the citizenship of the country, nor any benefit from the government of the taxpayers hard earned money. इसके ऊपर जरा विचार कर ले। और आपको भगवान ने जहां बैठाया है, इतने बड़े वरिष्ठ आप मेधावी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, इसके बारे में भी चिंतन कीजिए और इस बात को आगे बढ़ाइए। जी सर। सर थैंक यू, आपने समय दिया है। थोड़े से जो इंटरनल चैलेंजेस बहुत डिस्कस करने जरूरी थे, और अभी भी बहुत कुछ होना है सर, तो फिर दोबारा बहुत कुछ जल्दी होना ही है। आपकी जी, विजडम का लाभ लेंगे सर। थैंक यू सर। एट योर डिस्पोजल। थैंक यू सो मच इश्करण जी, गॉड ब्लेस यू। भारत माता की जय। भारत माता की जय सर।